आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। शिक्षा नीति को बहुविषयक बनाते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट के दिए गए हैं अवसर। लोकसभा में श्रमिक कल्याण से जुड़े 3 विधेयकों पर चर्चा जारी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, इन सुधारों से श्रमिकों के जीवन में आएगा अभूतपूर्व बदलाव। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर हुई 81.25%। अब तक कुल 2,96,183 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। और रबी की 6 फसलों पर केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। एमएसपी बढ़ने पर प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी स्थित भारतीय औद्योगिकी संस्थान आईआईटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में बीटेक के 687 और एमटेक के 637 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और अन्य गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। 1994 में स्थापित आईआईटी गुवाहाटी ने 2019 में स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुविषयक बनाया गया है और सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही मल्टीपल एंट्री एग्जिट के अवसर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी, यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। देश में शोध संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए एनईपी में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है। देश में रिसर्च कल्चर को एनरिच करने के लिए एनईपी में, नेप में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ का भी प्रस्ताव किया गया है। एनआरएफ रिसर्च फंडिंग को लेकर सभी फंडिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और सभी डिसिप्लिन्स, चाहे वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज, सभी के लिए फंड प्रोवाइड करेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने श्रम सुधार से जुड़े विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा शुरू की। इनमें औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संबंधी संहिता विधेयक और सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक शामिल हैं। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार देश के कामगारों के हित में ये विधेयक लेकर आई है। किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाना। संगठित या असंगठित या अन्य किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाना। तीसरा,
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उससे अनुषांगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने निवास पर फिल्म जगत के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बॉलीवुड से कई लोग मौजूद रहे तो कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े। सभी ने प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी और फिल्म नीति पर मुख्यमंत्री योगी के साथ चर्चा की। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को फिल्मों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए सभी के सुझावों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिले, ये समय की जरूरत है। इसमें प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मन में भारतीयता होनी चाहिए, हमें कहीं भी इसको अपने से इतर नहीं रखना है। इस भाव के साथ हम कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। हम लोगों ने प्रदेश में अपनी फिल्म की पॉलिसी भी बनाई है। 2018 में हम लोग बना चुके हैं और मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को लेकर के भी और भी कोई संशोधन और कोई भी अन्य किसी प्रकार के वो होंगे, हम लोग इसमें स्वागत करेंगे। हम तो आते हैं क्योंकि देखिए हमारे लिए केवल एक सिनेमा नहीं है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार, जो जिन कार्यों यानी एक अच्छा फिल्म बनती है, एक अच्छा सीरियल बनता है, कैसे घर घर तक रामायण पहुंच गई, कैसे घर घर तक महाभारत पहुंच गई, कैसे घर घर तक चाणक्य पहुंच गए। लोगों ने जब देखा तब ना, जब उस पर कार्य किया गया तब ना, लोगों को सभ्यता और संस्कृति की जानकारी होने लग गई, लोगों को एहसास होने लग गया, परिवारों का माहौल बदल गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस पर वर्तमान स्थिति एवं किए जा रहे उपायों पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि देश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि भारत दुनिया में रिकवरी के मामले में अब सबसे आगे है। देश में 1700 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब उसमें कुछ कमी आई है। देश इस महामारी से मजबूती से लड़ रहा है। हर नागरिक को जिम्मेदारी के साथ कोविड का सामना करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में विकसित किट से टेस्ट किए जा रहे हैं और जो नए टेस्ट हो रहे हैं उन्हें देश में ही इजाद किया गया है। हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, देश की तरफ से कि हम अपने आप को इस फेज में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाते हुए दर्शाए अपने आप को। उसमें जो बातें उभर के आती हैं वो हम सबको भी आपस में दोहराते रहना चाहिए और आपके द्वारा देश के लिए दोहराते ही रहना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज आप अपने अपने मीडिया में, चाहे अखबार है, चाहे टीवी चैनल है, चाहे रेडियो है, चाहे कम्युनिटी रेडियो है, और भी जो सिस्टम है, सोशल मीडिया है, एक बड़े तौर पे एक जन आंदोलन पेश करने की कोशिश करिए जो कि सिर्फ सरकारी ही नहीं दिखे लेकिन समाज का दिखे, देश का दिखे। और उसमें मास्क को पहनना, फेशियल मास्क को पहनना, मैं समझता हूं कि शायद सबसे एक बड़ी गारंटी है और सबसे बड़ा एक सेवा है, अपने लिए भी, परिवार के लिए और देश के लिए भी। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के टेस्टिंग कार्य और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत किया जाए। केजीएमयू, एसजीपीजीआई और आरएमएल जैसे उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थान अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर को बेहतर करने के लिए काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक सुबह आयोजित की। उन्होंने टेस्टिंग कार्य को तेजी से लाने के लिए लखनऊ और कानपुर में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत करने के लिए
और केजीएमयू, एसजीपीजीआई तथा आरएमएल जैसे उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों को और मजबूत करके उनमें बेड्स बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज के साथ अन्य चिकित्सालयों को और मजबूत करने का निर्देश दिया है और यह कहा है कि ये संस्थान अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करें और लखनऊ और कानपुर दोनों जिलों में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रिकवरी दर को बेहतर करने के लिए काम करें। उन्होंने एसजीपीजीआई तथा केजीएमयू में जनरल ओपीडी सेवा भी प्रारंभ करने का निर्देश और उसको बनाए रखने का निर्देश दिया है। आरएमएल को एक डेडिकेटेड कोविड चिकित्सा संस्थान कहा जाए, ये निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए, ये भी निर्देश दिया है और वरिष्ठ चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को नियमित राउंड लेने का भी निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,722 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में ही कोरोना संक्रमण से 6,589 मरीज उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस तरह संक्रमित होने वालों की तुलना में 800 से ज्यादा लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 2,96,183 मरीज संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत 81.25 हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 63,148 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में अब तक प्रदेश में 5,212 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,722 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 6,589 लोग संक्रमण से उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार जितने लोगों को संक्रमण हुआ उससे 800 से ज़्यादा लोग उपचारित होकर के डिस्चार्ज हो गए। इस समय कुल 2,96,183 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार अब रिकवरी का प्रतिशत 81.25% हो गया है, 81.25%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 63,148 है और संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 5,212 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,50,085 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 88,26,726 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल 5 सैंपल के 3,552 पूल लगाए गए और इनमें 440 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10 सैंपल के 284 पूल लगाए गए और उनमें 32 में पॉजिटिविटी देखी गई। कानपुर के घाटमपुर में जनता डिग्री कॉलेज में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न विभागों की लगभग 242 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि आज का ये कार्यक्रम घाटमपुर की विधायक और सरकार में मंत्री रही स्वर्गीय कमल रानी वरुण को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। उन्होंने बताया कि एक सड़क का नाम भी कमल रानी वरुण के नाम पर किया गया है। बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग 2014 से राजनीतिक रूप से बेरोजगार हैं उन्हें अभी बेरोजगार नहीं मिलने वाला। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है और वो सरकार के साथ है। अब लगातार जो 2014 से 17 से 19 से लगातार बेरोजगार हैं उनको अभी राजनीतिक रोजगार नहीं मिलने वाला है। जनता हमारे कामों से खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो परियोजनाओं के जो रुके थे उनका शुभारंभ हुआ। कुछ कई प्रकार की तकनीकी प्रॉब्लम भी रही हैं और जो अलग अलग योजनाओं में सैंक्शन कर दिए थे और उनको बनाने का काम नहीं किया गया था, उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध है।
वर्षा आधारित खेती करने वाले बुंदेलखंड के किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आगामी रबी की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने से ललितपुर के किसानों में काफी उत्साह है। कम पानी में पैदा होने वाली दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों द्वारा इस बार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होने के बाद इस रबी सीजन में चना, मसूर और सरसों की फसल को अधिकता से उगाने के उद्देश्य से खेती की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। किसानों का मानना है कि इस कदम से प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का सपना अवश्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी योजना निकाली है, जो हमारे किसानों के लिए, भाइयों के लिए सोचा है, जो कुछ बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, जो अपने किसानों के लिए जैसे गेहूं पे बढ़ाए पेड़, चना के बढ़ाए हुए, जो चना के बारे में समझाए, उन्होंने बताया कि हाँ किसान लोग लाभ उठाएं, अगर नहीं उठाए पे तो फिर क्या है। किसान के लिए जो अच्छा निकाली है उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जो 200 रुपये निकाले हैं किसान के लिए बढ़ाए चना पर, वो किसानों के लिए हित के लिए बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो समर्थन मूल्य पर पैसा बढ़ाया हुआ है, उनने 2019 के चुनाव में कहा था कि मैं 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर दूंगा। तो उन्होंने मसूर, चना, मटर पर, मसूर पर उन्होंने 300 रुपये के लगभग बढ़ा दिया, चने पे 225 रुपये बढ़ा के 5100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। और चने की फसल को किसान लोगों को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने कई वैरायटी उपलब्ध कराई हुई हैं। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि चने से अधिक खेती करें। और बुंदेलखंड के लिए चना एक असली किस्म का फसल है, इसलिए सभी लोग से निवेदन है, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में चना की फसल और पैदावार को बढ़ाएं और प्रधानमंत्री जी की योजना के लाभ उठाएं। कृषि सुधार से संबंधित 2 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद फिरोजाबाद के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। यह बिल किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन को बेहतर मूल्य दिलाने, उन्हें अतिरिक्त आय का विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन बिलों के कानून बन जाने के बाद किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे और एमएसपी का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। इससे एक राष्ट्रव्यापी बाजार के विकास में न केवल किसान बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। इससे पूरे देश में कृषि उत्पाद की कीमतें काफी हद तक एक समान होंगी। किसान अपनी उपज को अंतर्राज्यीय बाजार में अच्छी कीमत पर बिक्री कर सकेंगे, तो उन्हें न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी एमएसपी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है, सरकार ने अच्छा किया हमारे लिए। आलू वैसे हमारा बम्बई और महाराष्ट्र वाले भेजाता था, गुजरात वगैरह, तब परेशानी थी, कमीशन की टेंशन थी और ये मंडी समेत लगती थी। अब उससे राहत है, वो नहीं लगेगी। अब कुछ कंपनियां भी आ रही हैं बाहर से, वो मतलब हमारी फसल यहीं ले लेंगी। सब्जी करते थे, मंडी ले जाते थे, वो बेचने नहीं देते थे। अब क्या कहीं ले जाओ। पहले मैं दूसरे प्रांत में भेज नहीं पाता था, अभी ये सरकार ने कर दिया है तो हमारी फसल जाएगी तो अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तो हम सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार द्वारा नया जो नियम लागू हुआ है बहुत अच्छा है, खासकर किसानों के लिए। और इससे जैसे मंडी ले जाते हैं, जैसे बाहर नहीं ले जा पाते फसल को, तो अब ऐसा है, अब यहाँ से जो माल वो खरीदें तो यहाँ बिक जाएगा माल, मेरा अच्छा पैसा भी मिलेगा, सब कुछ ठीक है। वैसे बरेली में कोरोना से ठीक न होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी तक जिले में कुल 7,773 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 5,812 है। जिले में सरकार की ओर से 4 कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, जहां मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको घर पर ही बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। इन सुविधाओं से लोग काफी संतुष्ट हैं और सरकार की सराहना भी कर रहे हैं। जिले में सरकारी संस्थानों एवं निजी स्थानों पर कुल 2000 कोविड हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी कोरोना की जांच करा सके।
आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मैं खुद एक कोरोना सर्वाइवर हूँ और मैं कोरोना के वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन से उभर के आया हूँ। मुझे पता है चेस्ट डिस्ट्रेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, मुझे पता है रीनल फेलियर क्या होता है, कैसे किडनी काम करना बंद करती हैं, कैसे शरीर के अन्य ऑर्गन्स कॉम्प्लिकेट होते हैं। जब मैं उन कॉम्प्लिकेशन से बाहर आया हूँ तो उपचार की खातिर ही आया हूँ। हमारी गवर्नमेंट इतनी सिंसियर है कि वो फ्री में एंटीजन करा रही है, फ्री में RT-PCR करा रही है, फ्री में ट्रूनेट करा रही है। उसके बाद भी लोग अगर जांच नहीं करा रहे हैं तो इसको अज्ञानता ही कहेंगे। ट्रीटमेंट फ्री है, हम लोग यहाँ से रेफरल देते हैं, जो हमारे 300 बेड में नहीं मैनेज हो पाता उसको मेडिकल कॉलेजेस भेजते हैं। तो इन सारी कंडीशंस के बाद भी अगर लोग जागरूक नहीं है तो ये अफसोस है। लेकिन मुझे भरोसा भी है कि जब आप लोग इस चीज़ को प्रसारित करेंगे तो लोगों में एडिक्वेट लेवल पर जागरूकता भी आएगी, संवेदनशीलता भी आएगी और इसको लेकर गंभीरता भी आएगी। यही इसका उपचार है, यही इसका बचाव है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इससे कि अगर किसी को हो जाता है तो अस्पताल में लोग, मैंने ये देखा कि बहुत से लोग डर रहे थे उस समय के अस्पताल में जाएंगे क्या होगा। और मैं बहुत 1 हफ्ते वहाँ पर रहा, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं, अच्छा खाना, मतलब मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट के वास्तव में इतना खर्च हमने सुना था, लेकिन वहाँ जाके वास्तव में मैंने देखा कि नहीं, गवर्नमेंट इसके पीछे बहुत अच्छे से इसको फॉलो कर रही है और लोगों को सुविधाएं दे रही है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ज्योति नारायण ने बताया कि सतर्कता विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 263 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अभी तक गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 2703 अपराध पंजीकृत हुए हैं और इस एक्ट के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें 8,906 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें 439 प्रकरण में जो कार्रवाई की गई है उसमें जो जब्त की गई है संपत्ति, उसकी कुल कीमत 266 करोड़ 31 लाख 13 हजार रुपए है। मतलब 14(1) के तहत जितनी भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई थी अपराधियों की, छानबीन विवेचना के बाद उन्हें कुर्क किया गया। उसी क्रम में ये 31 अगस्त तक की सूचना थी, वो अभियान अभी भी जारी है और सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कुल 83,28,000 रुपए की संपत्ति सीज की है गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत। इसी तरह जनपद बस्ती पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 3 अपराधियों की 36,60,000 रुपए कीमत की संपत्ति जब्त की है। यदि आप 1 या 2 पशु पाल कर उनका दूध बेचकर जीवन यापन करते हैं तो अब आपको खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के दूध बेचने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार द्वारा दूध में हो रही मिलावट को रोकने और साथ ही राजस्व की वृद्धि के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दूध की बिक्री करने वाले पशुपालकों को बिक्री करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। अब तक दूधिया के लिए ही यह लाइसेंस बनवाना अनिवार्य था, लेकिन अब डेयरी संचालक से लेकर दुग्ध संघ की समितियों को भी इसमें लाने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा है। जनपद संभल के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में दूध बेचने वाले पशुपालकों के लिए अब लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी गई है। इच्छुक व्यक्ति साइबर कैफे में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। ये जो हमारा बाजार में दूध जाता है वो हमारा थोड़ा सस्ता बिकता है और ये दूधिया जो बनाए हुए दूध बेचते हैं उनका महंगा जाता है। इसलिए ये सरकार ने जो नियम बनाया है बहुत अच्छा नियम बनाया है। नियम लाया ये बेहतर है, सरकार उसमें राजस्व की वृद्धि होगी और मैं समझता हूँ कि जो दूधिया नंबर 2 का दूध करते हैं उनका दूध जब नई मार्केट में बिकेगा तो हमारा दूध महंगा भी जाएगा। उन लोगों का दूध वो जब नंबर 2 का बनाते हैं तो सस्ता देते हैं, जब वो सस्ता देते हैं तो हमारे लिए उनकी टक्कर पर थोड़ा 10-5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है और मजबूरी होती है हमें सस्ता दूध देने की। जब उनका दूध नहीं होगा मार्केट में तो हमारा दूध महंगा ऑटोमेटिकली जाएगा और हमें खराबी होने का चांस है।
मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि देश में खेल का साजो सामान बनाने वाला सबसे बड़ा हब भी है। यही वजह है कि मेरठ को खेल नगरी भी कहा जाता है। मेरठ के सिसौला गांव में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आत्मसात कर लिया है। 3000 परिवारों वाले इस गांव के घर घर में फुटबॉल बनाने का काम होता है। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम फुटबॉल का काम करते हैं, इससे हमें अच्छा लगता है। इस गांव के महिला और पुरुष सभी स्वरोजगार के मामले में आत्मनिर्भर हैं। ये सभी फुटबॉल की सिलाई से लेकर फुटबॉल बनाने का काम करती हैं। महिलाएं अपने घर में ही रहते हुए अपने रोजमर्रा के काम निपटाते हुए फुटबॉल सिलने का काम करती हैं। इस तरह घर बैठे उन्हें रोजगार मिल जाता है, जिससे अच्छी आमदनी भी होती है। जी, मेरी बहू, मेरी बेटी और हम सब काम इसी करते हैं, बॉल बनाते हैं। और जी सब काम अपना घर का निपटा के बॉल बनाते हैं। हमें आमदनी होती है, हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, अपने किसी से उधार पानी नहीं लेने की जरूरत पड़ती है, अपना घर घर में काम करते हैं। इससे बहुत फायदा है कि बाहर जाना नहीं पड़ता, किसी का काम नहीं करना पड़ता, अपना कर सकते हैं। मेरठ के जौनी ब्लॉक में बड़े स्तर पर फुटबॉल बनाने का काम किया जाता है। इसको देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने 15 करोड़ की लागत से इस ब्लॉक में लेदर क्लस्टर बनाने को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही बनने वाले इस क्लस्टर में आधुनिक मशीनें लगाने के साथ ही कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली ये नई योजना फुटबॉल बनाने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार देते हुए आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। जौनी ब्लॉक में बहुत ही बड़े स्तर पर फुटबॉल का काम होता है और वहाँ पर एक गांव है सिसौला गांव में प्रत्येक घर में फुटबॉल का काम होता है। उस गांव की खासियत है कि वहाँ पे कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। हर आदमी अपने हाथ से फुटबॉल बना रहा है, कोई सिल रहा है, कोई काट रहा है। अलग अलग स्टेप में अलग अलग स्टेज वाइज वहाँ काम हो रहा है। ये गांव सिसौला कला ब्लॉक जानी जिला मेरठ से हैं हम, और यहाँ पे हम 25 साल से काम कर रहे हैं लगभग। और यहाँ से रॉ मटेरियल मेरठ से लेके और तैयार करते हैं, हाथ से सिलाई होती है, पूरे गांव में सिलाई होती है। और यहीं पे हम तैयार करके पैकिंग करके ऑर्डर के अनुसार सप्लाई करते हैं दिल्ली में, अदर स्टेट में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, इंदौर में, कई जगह हमारी सप्लाई है। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।